गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में वी विल स्टडी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर आपके कंप्लीट अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो बाकी वाले चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारी बातें बता रही थी तब आपके यही क्वेश्चंस उठ रहे थे कि मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि अभी आप वैसे समझ लीजिए, इसका एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी, है ना। तो अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो ही आप आगे अकाउंट्स पढ़ पाएंगे। अगर आपको इनके बेसिक्स अकाउंट्स के अगर क्लियर नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर चाहे आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़े, आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं अकाउंट्स के वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। सबसे पहले टर्म आती है आपकी दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ध्यान से समझिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी आप लेन देन करते हो, गिव एंड टेक करते हो, तो उसको बोलते हैं, है ना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी क्या होती है, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या करते हो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने के लिए कि दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि एक्चुअल में चेंज कर देती हैं किसको, फाइनेंशियल पोजीशन को। तो कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पूरे के पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ही चेंज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि चेंज कर देती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि गुड्स हमने बेच दिए, सोल्ड कर दिए, या हमने ख़रीद लिए गुड्स। ठीक है, हमने किसी को रेंट पे कर दिया, है ना। आप अपने नॉर्मल बिजनेस में ही देख लो, हर किसी के फादर जॉब करते हैं, है ना, या सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी पर्सन जॉब में इन्वॉल्व होते हैं उनसे आप खुद पूछ करके देख लीजिए। तो जो नॉर्मल हम लोग एक तरीके से एक्टिविटी करते हैं, बस ये है कि आपको उसका नाम नहीं पता होता, पता सारी चीज़ें आपको, लेकिन उसका टर्म क्या है वो यहाँ पे आ जाता है ना। जैसे कि अगर आप अपने फादर से भी बात करेंगे तो अगर आप उनसे कहेंगे कि पापा दुकान पे कौन कौन से खर्चे रहते हैं, तो आपके पापा क्या बोलेंगे कि माल लाना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 वर्कर्स रखे हुए हैं तो उन 2 वर्कर्स को सैलरी भी पे करनी पड़ती है। और अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो आपको उस दुकान का रेंट भी पे करना पड़ता है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया तो आपको दुकान का बिल भी पे करना पड़ता है ना। तो या फिर जो भी चीज़ें इस तरीके की हैं, तो अब आप अपने आप को खुद एज ए दुकानदार अगर आप लेंगे या आपकी खुद की दुकान है तो दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खर्चे या इनकम्स होती हैं वो आपकी किसके अंदर कंसिडर होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। चाहे वो खर्चे हैं, इनकम है, या कोई भी फॉर एग्जांपल आपने दुकान के लिए कोई नया पंखा ख़रीद लिया, ठीक है, या आपने दुकान के लिए कोई चेयर ख़रीद ली, या दुकान के लिए कोई बिज़नेस ख़रीद ली, दुकान के लिए कोई टेबल ख़रीद ली, है ना। तो वो चीज़ें, जो भी चीज़ें दुकान से रिलेटेड है, दुकान इन द सेंस ऑफ बिज़नेस से रिलेटेड है, तो वो चीज़ आपकी किसके अंदर आ जाएगी, बिज़नेस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चाहे आपने छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ऐसी चीज़ें, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेंज करेगी, वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये सारी बातें बता दी एग्जाम्पल्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है आपका इवेंट। देखो, जब भी आप कुछ करते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ हमेशा रिजल्ट होता है, कॉज का हमेशा कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी कुछ आपने किया
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया तो उसके बदले में आपको सज़ा मिलेगी ना, तो फ्रॉड इज़ ए कॉज और जो सज़ा आपको मिली है दैट इज़ इफेक्ट, है ना। तो उसी तरीके से जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन मैंने आपको ऊपर बताया ना, वो एक कॉज होता है। क्या होता है? कॉज होता है, वो आप करते हो। और जो रिज़ल्ट होता है उसका, कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन करने की वजह से आपका रिज़ल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या आपने डिराइव किया, दैट इज़ नोन एज इफ़ेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाले का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। चलो, मैंने आपसे बोला कि आपने गुड्स खरीदे या गुड्स बेचे, कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने गुड्स खरीदे, आपने परचेज़ किए गुड्स, तो इसका मतलब बिज़नेस में गुड्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे ना भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने अपनी शॉप ली, इस शॉप में फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बुक्स हैं। ठीक है, आपने 10 और बुक्स खरीद ली, 10 बुक्स का और ऑर्डर कर दिया और वो आ गई। अब आपकी दुकान में 60 बुक्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? परचेज़ किया ना गुड्स, तो परचेज़ किया गुड्स क्या है? बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। लेकिन इसकी वजह से आपका स्टॉक तो बढ़ गया ना भाई। पहले आपकी दुकान पे 50 बुक्स थी, अब आपकी दुकान पे 60 बुक्स हैं, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है? ये जो परचेज़ करना है दैट इज़ बिज़नेस ट्रांजैक्शन, और ये जो आपका स्टॉक बढ़ गया दैट इज़ नोन एज इवेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला सेल करा है, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 50 बुक्स थी, आपने ट्रांजैक्शन क्या करी कि आपने गुड्स को बेच दिया, आपने गुड्स बेच दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बुक्स बेच दी, तो अब आपके पास कितनी रह गई? 40 बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टॉक कम हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई? इवेंट हो गई, है ना, कि हमारा यहाँ पे स्टॉक बढ़ गया, यहाँ पे स्टॉक घट गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप रेंट आपने पे किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, तो ये क्या है? ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन बिज़नेस, अगर आपने रेंट पे किया तो रेंट पे आप किस फॉर्म में करोगे? कैश की फॉर्म में। तो आपका कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैश था 10,000 रुपीज़, उसमें से 8,000 आपका रेंट है, 8,000 आपने रेंट का पे कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है? 10,000 में से 8,000 तो आपने पे कर दिया, तो व्हाट लेफ्ट विद यू? 2,000 रुपीज़। तो ये जो बैलेंस है ना आपका कैश का बैलेंस, ये क्या है आपका? इवेंट हो गया। ये जो मैंने माइनस लगाया इवेंट हो गया। और ये जो रेंट पे करना है ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो गया। तो आपने एक ट्रांजैक्शन करी, उसकी वजह से कैश का बैलेंस गिर गया और अब आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं, तो दैट इज़ नोन एज इवेंट। जब भी कोई भी अगर आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी वजह से कुछ बैलेंसेस प्लस हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाते हैं, और कुछ बैलेंसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन की वजह से जब भी कोई भी बैलेंसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। अगर ये कॉज है तो ये क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा, इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म आती है दैट इज़ कैपिटल। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको भी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। अकाउंट्स अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में ही समझोगे ना तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। आप बस अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपने दुकान पे ले आया करो, अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आया करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल चलो आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये मैंने एक दुकान खोल ली यहाँ पर, ठीक है।
जैसे कि आपकी क्लास 9th है तो इस दुकान का नाम रख देते हैं 9th कन्फेक्शनरी स्टोर फॉर एग्ज़ाम्पल। चलो ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ये है कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे तो है नहीं कि मुझे सपने में स्टार्ट करना है, मुझे उसको रियलिटी में ही स्टार्ट करना है। और आपको पता होगा किसी भी बिज़नेस को मैं तब तक चालू नहीं कर सकती जब तक कि मेरे पास पैसे नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले पैसे चाहिए होते हैं ना। तो इसका मतलब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये दुकान लेनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लैंड खरीदोगे, ठीक है। तो लैंड भी काफ़ी पैसों की आएगी, ठीक है। या फिर एक तरीके से अगर आपको ये दुकान खोलनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें 5 लाख रुपए लगा दिए मैंने, ठीक है। 5 लाख रुपए की मैंने दुकान खोल दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप हमेशा एक बात का ध्यान में रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट कि बिजनेसमैन हमेशा अलग होगा किससे, बिजनेस से। पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है बिजनेस पर, ना कि बिजनेसमैन पर, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है बिजनेस होती है। ये तो ये लगा लो जो बिजनेस को चला रहा है ना, वो एक तरीके से लगा लो कि मतलब एक तरीके से उसका एक वेल विशर काइंड ऑफ लगा लो, ठीक है, कि बिजनेसमैन जो होता है वो बिज़नेस को चला रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेसमैन ने ही बिज़नेस में 5 लाख रुपए लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए लगा करके बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या, किस फॉर्म में है, ये कैश की फॉर्म में है ना। जैसे कि मैंने इस बिजनेसमैन का नाम रख देते हैं राम। तो अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि राम हैज़ स्टार्टेड इट्स बिजनेस with 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। तो ये 5 लाख रुपए जो हैं 5 लाख रुपीज़, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यानी कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन या ऑनर, बात एक ही है। ऑनर का मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ठीक है। तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, ठीक है, या इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब वो जो अमाउंट होती है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या मशीनरी की फॉर्म में भी हो सकती है, प्लांट की फॉर्म में भी हो सकती है ना। क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो खाली पैसे से थोड़ी ना काम चलेगा। देखो, अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कन्फेक्शनरी स्टोर है ना, तो कन्फेक्शनरी स्टोर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी बेचने के लिए। तो जब उनको आपको ये जो सामान हमने बेचने के लिए रखा है वो हमने खुद भी तो ख़रीदा होगा ना, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कैश आपने यूज़ किया, सबसे पहली बात तो अब दुकान खोलनी है तो दुकान में माल तो फिल करना पड़ेगा, यानी कि गुड्स तो फिल करने पड़ेंगे कन्फेक्शनरी स्टोर्स में, है ना। जो भी चीज़ें बिकती हैं तो वो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, तभी तो बेचोगे। दुकान पे होगा ही नहीं सामान तो बेचोगे क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि कैश, नेक्स्ट आ जाता है गुड्स। अब दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ ऐसे कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनमें अपनी मशीनरी भी एक तरीके से लगानी पड़ती है। जैसे कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं, बिल्डिंग्स हो गई या लैंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यानी कि 5 लाख रुपए से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुकान में 3 लाख रुपीज़ का माल फिल कर लिया, 1 लाख की आपकी मशीनरी आ गई और बिल्डिंग आपने ख़रीद ली 1 लाख रुपीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रहे, क्योंकि ऑनर बिज़नेस से अलग होता है,
ठीक है, एक बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, एक बिज़नेस एक अलग चीज़ है, और बिज़नेस को चलाने वाला अलग काउंट होता है अकाउंट्स में। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, ये वैसे आगे आएगा लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऑनर अलग है किससे, बिजनेस से, ठीक है। ऑनर सिर्फ चलाएगा बिजनेस को, या ओपन करने के लिए बिजनेस को या चलाने के लिए वो पैसे दे सकता है, ठीक है, और उसके बदले में फिर बिजनेस उसको क्या पे करेगा, कुछ ना कुछ पे करेगा, लाइक इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या है। जो भी अमाउंट बिजनेसमैन को देता है, या सॉरी जो भी ऑनर अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट ऑनर देता है बिजनेस में, इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर या ऑनर या बिजनेसमैन, ठीक है, तो जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, फॉर एग्जांपल 5 लाख है, या जितने का भी वो माल भरता है, मशीनरी लेता है या बिल्डिंग लेता है या जो भी चीज़ें हैं, तो पूरी दुकान खोलने में जितना भी पैसा लगता है ना, इन शॉर्ट आम भाषा में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर या प्रोप्राइटर इनटू ए बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल की एक फॉर्मूला भी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटीज़ अभी मैंने आपको बताई नहीं है, धीरे धीरे वो भी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है, दैट इज़ ड्राइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है ड्राइंग, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक दुकान है ना, तो कई बार पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ना, या पर्सनल यूज़ के लिए ना, आप दुकान से या तो कैश ले सकते हो या तो गुड्स ले सकते हो, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ को हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट यूज़, सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शॉप है, आपकी यही कोई भी मतलब कन्फेक्शनरी स्टोर है या किराने की शॉप है ना, तो ये है, तो आप क्या गए, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना घर का रेंट पे करना था, या अपना इंश्योरेंस कराना था, या एक तरीके से आपको अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देना था, या आपको अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस पे करनी थी, या आपको अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस पे करनी थी, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस करी, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बिज़नेस आपको अपने वाइफ, आपको अपने बच्चे, आपको खुद, यानी कि बिजनेसमैन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए दुकान से पैसे निकालता है या दुकान की चीज़ों को यूज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको घर पे कुछ बनाना है, कोई सामान बनाना है, तो उसने क्या किया, अपनी कन्फेक्शनरी स्टोर से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैकरोनी बनानी है, ठीक है, तो उसने क्या किया, मैकरोनी का पैकेट ले लिया एक, या फिर एक तरीके से मैगी का पैकेट ले लिया, मैगी मसाला भी ले लिया, या मैकरोनी मसाला ले लिया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसने अपनी दुकान से यूज़ करी, लेकिन उसने मैकरोनी या मैगी उसने बाहर वालों को एक तरीके से नहीं बेची। उसने क्या किया, उसी मैकरोनी के पैकेट को जो वो बाहर वालों को बेच सकता था, लेकिन वो अपने घर पे ले आया और अपने घर पे उसने मैकरोनी बनाई और मैकरोनी बना के खा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को यूज़ कर लिया, मैकरोनी को यूज़ कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो उसने अपने लिए यूज़ कर लिया, तो मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए यूज़ करिए ना वो चीज़, जो उसके दुकान पे वो बेचने के लिए जो उसने चीज़ रख रखी है, तो उसने अपने घर पे उस चीज़ को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है कैश, कि मेरे को बच्चों की ट्यूशन फ़ीस पे करनी है, या मुझे बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है, या
आपके बच्चों या बिजनेसमैन के बच्चों का जन्मदिन है तो उनको कुछ गिफ्ट करना है तो उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या किया, वो गया शॉप पे, उसने गला खोला और वो गले से पैसे निकलवा करके ले आया और उस पैसों से अपने बच्चों को गिफ्ट दे दिया या अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिया या उनकी ट्यूशन फ़ीस पे कर दी या स्कूल फ़ीस पे कर दी। यानी कि बिज़नेस के पैसे को उसने अपने लिए यूज़ किया, बिज़नेस के पैसे को उसने अपने लिए यूज़ किया। तो चाहे केस कोई भी हो, चाहे कैश हो या गुड्स, ये दोनों चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी ड्राइंग्स में आ जाती हैं। दोनों चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, ड्राइंग्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो एनी कैश या गुड्स विड्रॉन, क्योंकि मैंने गले में से निकलवाए हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे विड्रॉन। कौन निकलवा रहा है, ऑनर। तो यानी कि एनी कैश या या फिर गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर द पर्सनल यूज़ या फिर प्राइवेट यूज़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। यानी कि बिजनेस की कोई भी चीज़ को जब बिजनेसमैन अपने सेल्फ पर्पस के लिए या पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए खुद से यूज़ कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर। चलो, जो बाकी के टॉपिक्स हैं असेट्स लायबिलिटी, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शॉप है, ठीक है, ये आपका ये बिजनेस है, बिजनेस एंटरप्राइज है, बात एक ही है, या कंपनी है या फर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ठीक है, तो ये आया, इसने कहा कि मुझे बुक्स खरीदनी है, तो ये बुक्स खरीदने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जब ये बुक्स खरीदने यहाँ पे आया तो इसने क्या किया कि भाई इसने कहा कि मुझे बुक्स खरीदनी है, तो इसने सामने वाले ने इसको बुक्स दे दी, बिजनेसमैन ने बुक्स बेच दी और टोटल बुक्स जो ये ख़रीद के लेके गया है वो 10,000 रुपए की हैं। टोटल जितनी भी बुक्स ये लेके गया है, तो टोटल बुक्स जो हमने बेची है सामने वाले को 10,000 की बेची है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तो इसने क्या बोला कि मैं आपको ना 2 महीने बाद इन बुक्स के पैसे लौटा दूंगा या दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब गुड्स तो आपने बेच दिए, गुड्स तो आपने सोल्ड कर दिए, लेकिन किस पे बेचे हैं, क्योंकि सामने वाला तो पैसा दे के ही नहीं गया, यानी कि उधार पे बेचे हैं, अभी पेमेंट रिसीव होने बाकी है। तो यानी कि गुड्स आपने सोल्ड तो किए हैं, लेकिन किस पे किए हैं, उधार पे। उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो जब आप गुड्स को सोल्ड करते हो क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब भी आप गुड्स को बेचते हो उधार पे, तो सामने वाला पर्सन से आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुई होती, तो क्या होती है, पेमेंट रिसीव होनी बाकी होती है। पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, पेमेंट उससे रिसीव नहीं होती, तो पेमेंट रिसीव होनी बाकी होती है। क्या होती है, बाकी होती है। तो ऐसे केस में तो जो भी अमाउंट, ठीक है, तो जिस भी अमाउंट से ये पर्सन एक तरीके से, तो इस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स, जो कि जिससे हमें अभी भी 10,000 रुपीज़ मिलने बाकी हैं। तो इसका मतलब डेटर्स आपके वो इंसान होते हैं जिनको शॉप गुड्स बेचता है लेकिन उधार पे, और इन लोगों से पेमेंट अभी मिलनी बाकी होती है। ठीक है, आई रिपीट, डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स या वो कंपनीज होती हैं जिनको उधार पे माल बेचा जाता है, गुड्स सोल्ड किया जाता है उधार पे, मतलब क्रेडिट पे, और इनसे पेमेंट अब तक मिली नहीं होती, मिलनी बाकी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है दूसरा केस, क्रेडिटर्स। ठीक है,
क्रेडिटर्स में रिवर्स होता है। यहाँ पे तो आपने गुड्स को बेचा है ना क्रेडिट पर, हो सकता है आपने खरीदा हो गुड्स उधार पर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई पर्सन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, ये आपकी बिजनेस हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उधार माल खरीदा इससे, इस पर्सन से या इस कंपनी से, तो इन्होंने गुड्स बेच दिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आपने गुड्स परचेज कर लिए ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर में उधार माल आपने खरीदा होता है, ना कि सामने वाले ने, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता है, आपने उधार पे बेचा होता है, सोल्ड किया होता है उधार पे। लेकिन क्रेडिटर्स में आपने गुड्स को उधार पे ख़रीदा होता है, ठीक है। यहाँ पे उधार पे आप बेचते हो, यहाँ पे बिजनेस उधार पे माल खरीदती है, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऊपर वाले में क्रेडिट सेल है। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। आपके बिजनेसमैन ने आपका जो बिजनेस में इस पर्सन से 50,000 के गुड्स खरीदे, लेकिन आपने इनसे कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आपने इनसे कहा कि मैं 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स लगा लेते हैं, तो आपने इनसे कहा कि मैं 4 मंथ्स बाद आपको ये 50,000 पे कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने इनको क्या किया, एक तरीके से पेमेंट ड्यू कर दी। आपने इनकी पेमेंट अब तक एक तरीके से ये लगा लो आपने दी नहीं है। पेमेंट इज़ नॉट मेड टू देम, यहाँ पे तो क्या था कि हमें मिली नहीं थी। यहाँ पे तो क्या है कि हमने उधार पे माल खरीद तो लिया 50,000 का, लेकिन हमने इस पर्सन को पेमेंट नहीं करी। इसका मतलब पेमेंट नहीं करी का क्या मतलब है, पेमेंट करनी अभी बाकी है। जैसे हम बिजली का बिल आ जाता है आपका और आपने पे नहीं किया, तो हम यही कहते हैं ना कि यार बिजली का बिल पे करना है, अभी बिजली का बिल पे नहीं किया, अभी पे करना बाकी है, तो यानी कि ड्यू है आपके सर पे, है ना। तो यानी कि क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप उधार पे माल खरीदते हो सामने वाले पर्सन से या कंपनी से, तो और पेमेंट करनी अभी बाकी होती है, पेमेंट इज़ नॉट मेड टू देम, तो ऐसे केस में इस पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, या इस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे वो पर्सन्स होते हैं या वो फर्म्स होती हैं फ्रॉम हुम, जिनसे फ्रॉम हुम द गुड्स हैज़ बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फ्रॉम हुम द गुड्स हैज़ बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, या सर्विस उनसे ले ली लेकिन उधार पे ली है। गुड्स परचेज तो की है, सर्विस ले तो ली लेकिन उधार पे। बट द पेमेंट इज़ नॉट बीन डन या द पेमेंट इज़ नॉट मेड टू देम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। आई रिपीट, डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं और पेमेंट रिसीव होनी बाकी होती है। क्रेडिटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार, जिनसे आएगा यहाँ पर, जिनसे हम लोग उधार पे माल खरीदते हैं और इनको हमने पेमेंट करनी बाकी होती है, यहाँ पे मिलनी बाकी होती है, यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे देनी बाकी होती है। यहाँ पे आप क्रेडिट सेल करते हो, यहाँ पे आप क्रेडिट परचेज करते हो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी आ जाए तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी का जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो बहुत लेंदी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।